आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी नेजा और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जुर्म ना बताकर होता है ना ही मुजरिम दस्तक देकर आता है। अपराध को रोकना भले ही आम इंसान के हाथ में ना हो, मगर जुर्म को भांपना और उससे खुद को सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। मगर जुर्म को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू ने एक ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दंपति अपने साथ 5 साल की बेटी को लेकर कूदे, लेकिन उसकी जान बच गई। हालांकि हादसे में बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। मौके पर मिले सुसाइड नोट से पता चला कि मृतक एक आर्थिक घोटाले में फंस गया था, जिससे परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी ने बुधवार को यूपी के कोसीकला में इंटरसिटी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी 5 साल की बेटी रिधिमा ट्रैक के बीच गिरकर घायल हो गई। संकल्प दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में लेक्चरर थे। मौके से उनकी कार और 10 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें संकल्प ने करोड़ों की हेराफेरी में फंसाए जाने का जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय के एक पुलिस अधिकारी और संस्थान के पूर्व निदेशक समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इंटरसिटी ट्रेन से आने से पहले कपल एक लाल रंग की गाड़ी से मौके पर पहुंचे थे। ट्रैक के किनारे खड़ा देख रेलवे के मैन ने इन्हें टोका तो इन्होंने लघु शंका की बात कही। वह आगे बढ़ गया। इसी बीच आगरा से दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस आई तो पति पत्नी बच्ची को साथ लेकर ट्रेन के आगे कूद गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने घायल बच्ची को अस्पताल भेज दिया। मृतक के आई कार्ड से उसकी पहचान जाहिर हुई। पुलिस को उनकी कार से 2 मोबाइल, बैंक पासबुक, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड करीब 65,000 रुपए बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो कुख्यात गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू की खुदकुशी की घटना को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही संकल्प आनंद के सुसाइड नोट में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस से जवाब तलब किया है। संकल्प आनंद इसी संस्थान में लेक्चरर थे। यह संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संकल्प आनंद के सुसाइड नोट में संस्थान के अफसरों पर लगाए गए आरोप बेहद संगीन है और इसकी जांच जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले यूपी पुलिस से सुसाइड नोट समेत घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद ही आगे जांच का फैसला होगा। उधर दिन में वाइफ से बात होती, सुबह जब वो जाता ऑफिस, फिर वो मतलब दोपहर को बात होती, शाम को होती। 12 बजे के लगभग मैं भी सो रहा हूँ, आप भी आराम करें। वो तो ऐसा लड़का था ही नहीं। कभी कोई इंडिकेशन नहीं मिला आपको? अगर हमको इंडिकेशन मिलता साहब तो बताइए। मेरा तो मन ये है होम मिनिस्ट्री जांच करे और CBI जांच करे इसके पीछे क्या गड़बड़ है। आनंद साहब 11 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, कई लोगों के नाम लिखकर संकल्प गए हैं, तो यूपी पुलिस जांच कर रही है, आप CBI जांच की मांग कर रहे हैं? साहब ऐसा है कि जो बड़ी जांच होती है वो तो CBI होती है और इनकी डिपार्टमेंटल होम मिनिस्ट्री की। मैं तो इन दोनों ही जांचों को चाहूँगा। यूपी पुलिस ने तो अपना काम करके हमको भेज दिया। ये अब आपके सामने दाह संस्कार होगा। मैंने उसका ऑफिस आज तक नहीं देखा। उसके ऑफिसर्स ने मुझे कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। ये जो उनका कर्तव्य बनता है, मान लो वो नहीं आ रहा है तो आप उसके बाप को खबर करो। पढ़ाई में अव्वल। अच्छा आनंद साहब आपको लगता है बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें आपके बेटे को फंसाया गया? देखिए साहब, ये तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा। मैं अपने तौर पर कैसे मेरा तो बेटा चला
उसे अल्लाह के दे दो मुझे, उसे दे दो। साहब, अब हमारे माध्यम से पूरे देश का मीडिया यहाँ पर आपके साथ है। आप नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कुछ कहना चाहेंगे? आपके बेटे भी होम मिनिस्ट्री में सरकारी अधिकारी। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, मैं इस देश का, मैंने देशभक्ति की, हमेशा देशभक्ति के गीत लिखे। लाल किले का 40 साल में हीरो रहा। और अगर ये लोग जो है देशभक्त कवि के पुत्र के लिए, देशभक्त कवि के परिवार के लिए ये नहीं करते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो इनसे निवेदन ही कर सकता हूँ, साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो आगे बात करते हैं धौला कुआं गैंगरेप मामले की। जी हां, साल 2010 के धौला कुआं गैंगरेप मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। आरोपियों की सजा का ऐलान 17 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन अब इसका फैसला 20 अक्टूबर को किया जाएगा। पर क्या था यह धौला कुआं गैंगरेप मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 24 नवंबर 2010 को मूल रूप से पूर्वोत्तर राज्य की रहने वाली और 30 वर्षीय बीपीओ कर्मी महिला का धौला कुआं क्षेत्र में तब अपहरण कर लिया गया था, जब वह बीपीओ की गाड़ी से उतरने के बाद अपनी सहेली के साथ घर की तरफ जा रही थी। बदमाश पीड़ित का अपहरण कर उसे मंगोलपुरी ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़ित को मंगोलपुरी में ही किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। बाद में पुलिस जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित को अस्पताल लेकर आई। 2 दिसंबर 2010 को पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों शमशाद उर्फ खुटकन और उस्मान उर्फ काले को हरियाणा से गिरफ्तार किया। 4 दिसंबर को पीड़िता तिहाड़ जेल गई और वहां टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान शमशाद और उस्मान की पहचान की। उसी दिन तीसरे आरोपी इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली की गिरफ्तारी हुई। 5 दिसंबर को चौथे आरोपी शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली ने फरीदाबाद में एक अन्य केस के सिलसिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 6 दिसंबर को 5वें और आखिरी आरोपी कमरुद्दीन को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आरुषि हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह ने कहा है कि आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में जांच एजेंसी के तत्कालीन संयुक्त निर्देशक अरुण कुमार के नेतृत्व में की गई सीबीआई की पहली टीम की जांच में खामियां थी। मामले के जांचकर्ता रहे एजीएल कौल को श्रद्धांजलि देते हुए भेजे गए संदेश में सिंह ने कहा कि अधिकारी को विश्वास था कि आरुषि के अभिभावक ही दोहरी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह ने आज कहा कि आरुषि हेमराज हत्याकांड मामले में जांच एजेंसी के तत्कालीन संयुक्त निर्देशक अरुण कुमार के नेतृत्व में की गई सीबीआई की पहली टीम की जांच में खामियां थी। मामले के जांचकर्ता रहे एजीएल कौल को श्रद्धांजलि देते हुए भेजे गए संदेश में सिंह ने कहा कि अधिकारी को विश्वास था कि आरुषि के अभिभावक ही दोहरी हत्या के लिए जिम्मेदार है। कौल का पिछले हफ्ते निधन हो गया था। सिंह ने अपने बयान में कहा कि मामले की जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और फिर सीबीआई के जांच दल द्वारा की गई और फिर जांच का जिम्मा कौल को सौंपा गया। पहले की गई जांच में खामियों के बावजूद वे दोषी का पता लगाने में असक्षम रहे। सिंह ने कहा कि वरिष्ठों के दबाव के बावजूद कौल दृढ़ निश्चय बनाने में रहे और जांच पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें आरोपी अभिभावक राजेश और नुपुर तलवार पर दोषी साबित हुआ। सिंह ने कहा कि जांच और सुनवाई के दौरान कॉल पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया, आम जनता सहित हर ओर से बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि ये सीबीआई द्वारा सुलझाए गए बड़े मामलों में से एक मामला था। लेकिन कॉल ने बहुत ध्यान से काम किया। कॉल को शुक्रवार को सोते समय दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड मामले में कॉल को तब तक लाया गया था जब तत्कालीन सीबीआई निर्देशक अश्वनी कुमार ने तत्कालीन संयुक्त निर्देशक अरुण कुमार की अगुवाई वाली पीठ में टीम की जांच खारिज कर दी थी। कॉल को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी थी, जिसमें उन परिस्थिति जन्य प्रमाणों का ब्यौरा था जिनसे किशोरी के दंत चिकित्सक अभिभावकों की संलिप्तता का संकेत मिलता था।
कॉल की जांच टीम द्वारा पेश परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को निचली अदालत ने आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया था। उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो गुड़गांव के कॉल सेंटर में काम करने वाले 3 युवकों पर देर रात को जानलेवा हमला किया गया। आरोप यह है कि इन युवकों को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई और एक युवक के सिर के बाल काट दिए गए। इसमें से एक की हालत इतनी गंभीर कि उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। डीएलएफ पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटना बीती रात लगभग 11:30 बजे की है, जब नागालैंड के कुछ युवक जो कि गुड़गांव के कॉल सेंटर में काम करते हैं और यहां किराए में रहते हैं, ये युवक जब काम से घर लौट रहे थे तो गांव के 8 से 10 लोगों ने इन तीनों युवकों को पकड़ लिया और जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की। लेकिन जब इन्होंने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने जेम्स सुफान साहब और एक अन्य को बुरी तरह से पीटा। जब जेम्स नामक युवक बुरी तरह घायल हो गया तो मारपीट करने वाले युवकों ने उसके सिर के बाल भी काट दिए और मौके से फरार हो गए। हम लोग सिकंदरपुर गांव में लेता है। सिकंदरपुर आर्मी लोग ने चले जाओ बोला है। क्यों? हम लोग भी इंडिया है, इंडिया में पैदा हो रहा है हम लोग, और उन्हें हम लोग गांव से आके पैसा कमाने के लिए आए। हम लोग ने भगाया। सिकंदरपुर में मत लियो, चले जाओ बोला, वो के लिए दोनों को मारा। ठीक है, वार्निंग दिया लोग ने, सिकंदरपुर आर्मी लोग ने। क्यों ऐसा कर रहा है? हम लोग भी इंडिया है ना। जब बदमाश भाग गए तो पीड़ित युवक जेम्स को गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर जाया गया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। अब अस्पताल प्रशासन ने जेम्स की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग रेफर कर दिया है, जबकि पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी जो ये 2 लड़के नागालैंड के साथ लड़ाई हुई है, मार पिटाई हुई है, इन्होंने अभी सुबह ही हमारे को सूचना दी थी। उसके फौरन बाद एसएचओ भी और मैं भी यहाँ हॉस्पिटल में आके इनके स्टेटमेंट ली है। उस पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जारी है और हमारी 2 टीमें सिकंदरपुर गांव में गई हुई हैं खुफिया तौर पे पता करने के लिए कि किस ने इंसिडेंट किया है। कारण तो ये कहते हैं रात को शराब के उसमें हुआ होगा, भाई किसी ने शराब पी ली होगी, और जैसा कि बताया गया कि भाई इनके भी लड़के ने शराब पी रखी थी। इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है। अभी अरेस्टिंग जो ये पहचान लेंगे, नाम सामने आ जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साइबर सिटी गुड़गांव में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। इससे पहले भी लगभग दर्जन भर मामले कुछ सालों में हो चुके हैं, लेकिन हर बार पुलिस केवल कार्रवाई की बात कहकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेती है। कभी भी ऐसे प्रयास नहीं हुए जिससे नॉर्थ ईस्ट के युवक युवतियों पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो क्राइम दिस वीक में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।